अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ एंड आई एम लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये हर तरह के केमिस्ट्री के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से कोई भी लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहता है, एनालिटिकल केमिस्ट जॉब की तैयारी करना चाहता है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहता है तो वो हमारा सेशन जॉइन कर सकता है। हमारे सेशन में 40 प्लस जो है वो क्विज़ेज़ होते हैं जो कि चैप्टर वाइज़ अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल जो है कंडक्ट किए जाते हैं और इसमें तमाम जो है पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, तो ये तमाम पोर्शन जो है हमारे सेशन में कवर होंगे। तो अगर आप में से कोई भी विलिंग एस्पायरेंट जो हमारा सेशन जॉइन करना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। चैप्टर वाइज आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 1 पेज की नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो है कंप्लीट लेक्चर्स होंगे, इसके अलावा क्विज़ेस होंगे और हर क्विज़ की डिटेल डिस्कशन होगी। तो आज के लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द सप्लीटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नाउन एज। अब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस की सप्लीटिंग है ये कहलाती है जीमन इफेक्ट। ठीक है, जीमन इफेक्ट रेफर्स टू द सप्लीटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू मल्टीपल कंपोनेंट लाइंस व्हेन द एटम और मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और इसके दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो फिर उसको कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। बेसिकली ये स्प्लिटिंग क्यों होती है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन के नतीजे में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं एटम या मॉलिक्यूल के, जब एटम या मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन होता है तो इनर्जी लेवल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसके नतीजे में स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये सिंपल आपने याद रखना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जा रही है तो इट विल कॉज जीमन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है तो इसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल वेपराइजेशन इज कैरिड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट विद। केमिकल वेपराइजेशन जो है ये होती है जब एलिमेंट को ट्रीट किया जाता है विद सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब ये ज़रा देखिएगा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें एनालिसिस के दौरान क्या किया जाता है, केमिकल वेपराइजेशन का प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस वेपराइजेशन के लिए एलिमेंट को जो है ट्रीट किया जाता है सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। सोडियम बोरोहाइड्रेट is commonly used in this process to assist in the vaporization of elements in the sample. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ अ फिलर गैस इन HCl। अब HCl जो है ये है हॉलो कैथोड लैंप। इसमें जो फिलर गैस होती है उसका क्या फंक्शन है? ऑप्शन है टू प्रोड्यूस आयनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, टू प्रोड्यूस स्पुटरिंग ऑफ एनालाइट, टू प्रिवेंट रेजोनेंट ब्रॉडनिंग, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है टू प्रोड्यूस स्पुटरिंग ऑफ एनालाइट। अब जो फिलर गैस है, ठीक है, वो आमतौर पे नोबल गैस होती है, आर्गॉन, नियॉन। ठीक है, और ये जो गैस है ये आयोनाइज होती है जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, और इसकी आयनाइजेशन से जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो कैथोड के साथ टकराते हैं और कैथोड की सरफेस से जो मेटल एटम्स हैं उनकी इजेक्शन होती है। तो ये जो इजेक्शन प्रोसेस है फ्रॉम द कैथोड सरफेस, दिस इज कॉल्ड स्पुटरिंग। ठीक है, तो जो फंक्शन होगा फिलर गैस का वो क्या है कि एनालाइट जो एटम्स हैं उनकी स्पुटरिंग। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है।
नेक्स्ट देखिए, कोल्ड वेपर मेथड इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। कोल्ड वेपर मेथड जो है ये मरकरी की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इस मेथड में क्या किया जाता है कि मरकरी को रिड्यूस किया जाता है एलिमेंटल वेपर फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए इसकी डिटेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम टाइप ऑफ एनालिसिस नाइट्रोजन इज अलाउड टू फ्लो ओवर द फ्लेम। अब नाइट्रोजन को क्यों अलाउ किया जाता है? रीज़न क्या है? टू कंट्रोल टेम्परेचर, टू प्रिवेंट टर्बुलेंस, टू एक्सक्लूड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, टू रिमूव वाटर इन द फ्लेम। तो इसका करेक्ट आंसर, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, नाइट्रोजन इज ऑफन यूज्ड टू एक्सक्लूड एटॉमिक atmospheric oxygen which can interfere with the flame chemistry, especially in flame atomic absorption spectroscopy, where precise control over the reaction environment is crucial. बेसिकली इसका मकसद तो वही है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करना, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से इंटरफेरेंस भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैकग्राउंड इंटरफेरेंसेस इन और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेनली ड्यू टू। जो बैकग्राउंड इंटरफेरेंस है वो बेसिकली होती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल इन फ्लेम। अगर मैट्रिक्स मटेरियल जो है वो फ्लेम में वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? बैकग्राउंड इंटरफेरेंस होगी। और सम टाइम क्या होता है कि कुछ साल्ट या सॉल्वेंट, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एमिटेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिसके नतीजे में क्या होता है, जो बैकग्राउंड इंटरफेरेंस क्रिएट होती है, और इसलिए फिर जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट में वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मेजर एडवांटेज ऑफ फर्नेसेस यूज्ड एज सेल्स इज। फर्नेसेस को यूज़ करने का मेजर एडवांटेज क्या है? ठीक है, ऑप्शन है लो टेम्परेचर, लेस टर्बुलेंस, लेस सैंपल वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज। तो इसका करेक्ट आंसर है लेस सैंपल वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, फर्नेसेस फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट फर्नेस, इनके एडवांटेज जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो ये है कि दे रिक्वायर अ स्मॉलर सैंपल वॉल्यूम फॉर एनालिसिस। बहुत ही कम जो है सैंपल वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है एनालिसिस के लिए, सो विच इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर ट्रेस एनालिसिस। तो ट्रेस एनालिसिस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोर्स इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सोर्स है, मेजर सोर्स, वो है हॉलो कैथोड लैंप, ठीक है। ये क्या एक स्टैंडर्ड लाइट सोर्स है जो कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, and it provides specific wavelength of light corresponding to the element being analyzed। यानी जिस एलिमेंट को आपने एनालाइज करना हो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हॉलो कैथोड लैंप जो है ये स्टैंडर्ड लाइट सोर्स है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रॉम द एटम्स दैट आर एक्साइटेड थर्मली। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा एनालाइट है, सैंपल है, उसकी एक्साइटेशन होती है, ठीक है, थर्मली उसको एक्साइट किया जाता है, और जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं फिर वो क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। तो उस लाइट इंटेंसिटी की मेजरमेंट जो है यही एक्चुअली की जाती है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी measures द इंटेंसिटी ऑफ लाइट emitted by atoms or ions that are thermally excited, typically using a flame or an inductively coupled plasma। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयनाइजेशन इंटरफेरेंस कैन बी लिमिटेड बाय एडिशन ऑफ। जो आयनाइजेशन इंटरफेरेंस है इसको क्या किया जा, इलिमिनेट किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ सीजियम साल्ट, ठीक है। अब सीजियम साल्ट को ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सीजियम जो है एक पावरफुल आयनाइजेशन सुपरसेंट है, तो इस वजह से होगा क्या कि जो आयनाइजेशन इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द एमिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ। अब जो एमिशन होती है ये किस वजह से होती है कि जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट वाले एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। तो atomic emission spectroscopy, light is emitted when electrons transition from an excited state back to the ground state।
तो जो लाइट एमिट होगी वही एक्चुअली जो है मेजर की जाती है और वही जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब लाइट इज कॉल्ड। ठीक है, द मोस्ट स्ट्रांगली जो है लाइन जहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन होती है तो उसे कहते हैं रेजोनेंस लाइन। अब ये जरा देखिएगा, रेजोनेंस लाइन रेफर्स टू स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट मोस्ट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय द एनालाइट एटम्स। यानी सैंपल जो है जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उसको कहा जाता है रेजोनेंस लाइन, एंड इट टिपिकली कॉरिस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। या इस तरह समझ लें कि जो एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट होकर गए, तो इस दौरान जो ट्रांजिशन होगी और स्पेक्ट्रा, तो रेजोनेंस लाइन वो लाइन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नैरो बैंड्स विद पीक्स जनरली कॉल्ड एज लाइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। अब जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इसमें नैरो बैंड्स विद पीक, ठीक, इनको लाइंस कहा जाता है। इसमें क्या इन्वॉल्व है, ऑप्शन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन या ऑल ऑफ द थ्री ट्रांजिशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ओनली। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राइमरीली इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव between energy levels producing narrow sharp absorption lines. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन, जो ग्राफ है वो बन होता है एमिशन वर्सेस वेवलेंथ के दरमियान। तो इससे हमें पता चलता है कि किस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एमिशन ऑफ लाइट, ठीक है, कितनी हुई है उसको मेजर किया जाता है। तो सिंपली ये समझ लें कि we measure emission of light by atoms or ions at specific wavelength which are the characteristic of elements present in the sample। अब हर एलिमेंट जो है उसकी करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है जिस पे वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है। नेक्स्ट देखिएगा, सॉलिड सैंपल्स कैन बी डायरेक्टली एनालाइज्ड बाय यूज ऑफ। सॉलिड सैंपल्स जो हैं इनको डायरेक्टली एनालाइज किया जाता है बाय यूजिंग ग्रेफाइट फर्नेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या है कि सॉलिड सैंपल्स जो हैं उनको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें विदाउट द नीड ऑफ डेजोल्यूशन, उसको बगैर किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किए डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, यानी दोनों का कंपैरिजन है, मेन एडवांटेज क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है एनालिसिस ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स को का एनालिसिस करना ये प्रोवाइड करता है एटॉमिक एमिशन। ठीक है, तो यहाँ जरा देखें, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ द एडवांटेज ऑफ साइमल्टेनियसली एनालाइजिंग मल्टीपल एटम्स अनलाइक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि एट अ टाइम सिर्फ एक एलिमेंट को ही एनालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय एसिटाइलिन N2O गैस इज यूज्ड इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो कि एसिटाइलिन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस जो यूज़ की जाती हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन करती हैं 2800 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ प्रिज्म मोनोक्रोमेटस। अब जो प्रिज्म मोनोक्रोमेटस हैं इनका एडवांटेज क्या है, डिस्पर्शन इज नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, इनकी वजह से जो डिस्पर्शन होती है वो नॉन ओवरलैपिंग होती है। और इसी तरह जो है दूसरे होते हैं ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स। अब ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स जो है इनका एडवांटेज क्या है, ये लीनियर डिस्पर्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेकिंग देम मोर प्रिसाइज देन प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स। तो ये कंपैरिजन भी यहाँ देख लें कि प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स और ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर्स में ग्रेटिंग वाले जो हैं वो मोर प्रिसाइज हैं, और ग्रेटिंग वालों में क्या होता है कि लीनियर डिस्पर्शन जो है वो होती है, जबकि जो प्रिज्म मोनोक्रोमेटर्स हैं वहाँ पे डिस्पर्शन नॉन ओवरलैपिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फ्लेम इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब प्राइमरी पर्पस क्या है फ्लेम का, ठीक है, फ्लेम का पूछा है प्राइमरी पर्पस, तो इसका पर्पस है टू रिड्यूस द सैंपल टू फ्री एटम्स। सैंपल को क्या करना है, रिड्यूस करना है फ्री एटम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज टिपिकली एनालाइज्ड यूजिंग अ फ्लेम विद एन एयर एसिटाइलिन मिक्सचर। अब एयर एसिटाइलिन मिक्सचर फ्लेम में किस मेटल को जो है एनालाइज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। ठीक है, सोडियम इज टिपिकली एनालाइज यूजिंग अ फ्लेम विद एन एयर एसिटाइलिन मिक्सचर। और इसमें क्या होता है, ये जो कम्बिनेशन है एयर और एसिटाइलिन वाला, ये मोर एप्रोप्रिएट है एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच टाइप ऑफ एटोमाइजर इज जनरली यूज्ड फॉर सॉलिड सैंपल्स। अब सॉलिड सैंपल्स के लिए जो एटोमाइजर है वो होता है इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर। तो इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर सच एस ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइजर, इनको आमतौर पे सॉलिड सैंपल्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट इज द रोल ऑफ मोनोक्रोमैटर। अब मोनोक्रोमैटर क्या करता है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू फिल्टर एंड आइसोलेट द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है उसको सिलेक्ट करता है मोनोक्रोमैटर। तो यहाँ देखिएगा, द मोनोक्रोमैटर इज यूज्ड इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टू फिल्टर एंड आइसोलेट द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट that correspond to the absorption characteristic of the analyte atoms. Next question देखिए, what is the typical temperature range of the flame used in atomic absorption spectroscopy। तो जो टेम्परेचर रेंज है वो है 2400 टू 2700 डिग्री सेल्सियस। ये तकरीबन जो है 27 और 2800 तक है। ये टिपिकल टेम्परेचर रेंज है और इस रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंटरफेरेंसेस इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब कॉमन इंटरफेरेंसेस कौन सी हैं, केमिकल इंटरफेरेंस, फिजिकल, आयनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये तमाम तरह की इंटरफेरेंस जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मौजूद होती है या कह लें कि पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड करेक्शन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। जो बैकग्राउंड करेक्शन है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है ड्यूट्रियम डिस्चार्ज लैम्प को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो बैकग्राउंड करेक्शन है उसके लिए कॉन्टिन्यूम लाइट सोर्स होना ज़रूरी है। अ कॉन्टिन्यूम लाइट सोर्स प्रोवाइड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज फॉर बैकग्राउंड करेक्शन इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके अलावा इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एनालाइट सिग्नल एंड बैकग्राउंड इंटरफेरेंस। तो ये जो कॉन्टिन्यूम लाइट सोर्स है ड्यूट्रियम डिस्चार्ज लैम्प, it has ability to differentiate between the analyte signal and background interference. Next question है, in atomic absorption spectroscopy what does the term resonance line refer to। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द लाइन ऑफ लाइट absorbed by the atoms at a specific wavelength। बेसिकली रेजोनेंस लाइन जो है ये एक्सप्रेस करता है उस वेवलेंथ को कि जिस पे एनालाइट एटम्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये हर जो एनालाइट की करेक्टरिस्टिक जो वेवलेंथ होती है वो रेजोनेंस लाइन पे फॉल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेबुलाइजर इन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो नेबुलाइजर है उसका प्राइमरी काम जो है टू इंट्रोड्यूस अ मिस्ट, अ फाइन मिस्ट ऑफ अ लिक्विड सैंपल इनटू द फ्लेम, यानी सैंपल की फाइन मिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना फ्लेम में, ये नेबुलाइजर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स, उसके लिए जो मेथड है वो है, ऑप्शन देखिएगा, ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइजेशन, फ्लेम ऑटोमाइजेशन, कोल्ड वेपर मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइजेशन और फ्लेम एटोमाइजेशन both are used in atomic absorption spectroscopy for the analysis of trace elements।
और जो ग्रेफाइट फर्नेस एटोमाइजेशन है ये पर्टिकुलरली यूजफुल है फॉर एनालाइजिंग लो कंसंट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विद व्हाट मटेरियल इज द कैथोड इन हॉलो कैथोड लैंप कंसीडर्ड। यानी हेलो हॉलो कैथोड लैंप में जो कैथोड मटेरियल है वो किस चीज़ का होता है? वो होता है एलिमेंट टू बी एनालाइज्ड, इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। यानी जिस एलिमेंट का हमने एनालिसिस करना है तो उसको कैथोड के तौर पे लिया जाएगा। तो यहाँ जरा देखें, द कैथोड इन हॉलो कैथोड लैंप इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द एलिमेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जबकि दूसरी तरफ द एनोड इज मेड ऑफ टंगस्टन। एनोड किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द चॉपर इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। चॉपर का क्या काम है? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, टू स्प्लिट द बीम इनटू टू, to break the steady light into pulsating light, to filter unwanted components, to reduce the sample into atomic size। तो उसका करेक्ट आंसर है to break the steady light into pulsating light। यानी चॉपर क्या करता है, ये जो स्टडी लाइट है उसको ब्रेक करता है और उसको पल्स पल्स उसमें क्रिएट करता है। और बेसिकली चॉपर जो है ये मुश्तमिल होता है एक व्हील पे, जिसे प्लेस किया जाता है फ्लेम और सोर्स के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द फ्लेम और एमिशन सिस्टम इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्लेम का या एमिशन सिस्टम का क्या फंक्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस द सैंपल इनटू एटॉमिक स्टेट। ये जो सैंपल है उसको एटॉमिक स्टेट में लेके आना, उसकी एटोमाइजेशन करना, ठीक है, ये मेजर फंक्शन है फ्लेम का या एमिशन सिस्टम का इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एमिशन सिस्टम इन फ्लेम फोटोमीटर। बर्नर, एटोमाइजर, फ्यूल गैसेस एंड देयर रेगुलेशन, चॉपर। तो चॉपर जो है ये कंपोनेंट नहीं है एमिशन सिस्टम का इन फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें बर्नर शामिल है, बर्नर, एटोमाइजर, फ्यूल गैस एंड देयर रेगुलेशन एंड फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द एटोमाइजर इन द एमिशन सिस्टम ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एटोमाइजर है उसका क्या फंक्शन है? टू ब्रेक लार्ज मैस ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉप्स। जो लार्ज मैस लिक्विड है उसको स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल इन फ्लेम फोटोमीट्री। फ्लेम फोटोमीट्री में किसको एज अ फ्यूल यूज नहीं किया जाता? ऑप्शन देखें, एसिटाइलिन, प्रोपेन, हाइड्रोजन और कैम्फर ऑयल। तो कैम्फर ऑयल जो है इसको यूज नहीं किया जाता एज अ फ्यूल इन फ्लेम फोटोमीट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पूटरिंग दैट अकर्स इन हॉलो कैथोड लैंप। हॉलो कैथोड लैंप में जो स्पूटरिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो उसके बारे में चार ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, जिसमें पॉजिटिव आयंस कोलाइड विद कैथोड सरफेस एंड मेटल एटम्स फ्रॉम कैथोड्स आर इजेक्टेड। वो कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयंस हैं हेलो कैथोड लैंप के अंदर क्या होता है, इनर्ट गैस होती है यानी नोबल गैस, और नोबल गैस की आयनाइजेशन से पॉजिटिव आयंस बनते हैं। वो पॉजिटिव आयन कैथोड की सरफेस से जाके टकराते हैं, वहाँ से एटम्स इजेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट प्रेशर शुड द गैसेस इन द सील ट्यूब बी मेंटेन इन द हॉलो कैथोड लैंप। जो प्रेशर है वो 1 to 5 टॉर जो है रखा जाता है। और हॉलो कैथोड लैंप जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैथोड एंड एन एनोड मेड ऑफ टंगस्टन। द ट्यूब इज सील्ड एंड नियॉन एंड आर्गॉन आर फिल्ड एट द प्रेशर ऑफ 1 to 5 टॉर। बेसिकली जो ट्यूब है वो सील्ड होती है और इनर्ट गैसेस जैसे कि नियॉन और आर्गॉन, इनको फिल किया जाता है हॉलो कैथोड लैंप में, ताकि प्रेशर जो है उसको मेंटेन रखा जा सके 1 to 5 टॉर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स डज नॉट रिक्वायर अ बैटरी एंड इज आल्सो नाउन एज बैरियर लेयर सेल। कौन सा जो डिटेक्टर है जिसे बैटरी की जरूरत नहीं है? तो ये है फोटोवोल्टिक सेल। A photovoltaic cell does not require a battery for operation. Its work is entirely different from photomultiplier tubes or emissive tubes। यानी फोटोवोल्टिक सेल में बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एटोमाइज्ड सैंपल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स को। अब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो हैं इनको यूज़ किया जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, जो कि एटोमाइज्ड सैंपल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन को फिर मेजर किया जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स के थ्रू। तो यहाँ भी एक पॉइंट देखिएगा कि जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है इनको यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग वीक लाइट इंटेंसिटीज। जो वीक लाइट इंटेंसिटी है उसको भी डिटेक्ट किया जाता है फोटो मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टंगस्टन हैलोजन लैंप डिफर फ्रॉम नॉर्मल टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज्ड इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे एक तो है टंगस्टन हैलोजन लैंप और दूसरा है नॉर्मल टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि जो टंगस्टन हैलोजन लैंप है, ठीक है, इसमें आयोडीन को ऐड किया जाता है टू नॉर्मल फिलिंग गैस। नॉर्मल फिलिंग गैस में आयोडीन को आप ऐड करें, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टंगस्टन हैलोजन लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज कॉन्टिन्यूस वेज फिल्टर डिफर फ्रॉम नॉर्मल इंटरफेरेंस फिल्टर यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी यहाँ भी कंपैरिजन है वेज फिल्टर का इंटरफेरेंस फिल्टर के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है, इट परमिट्स कॉन्टिन्यूस सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो कॉन्टिन्यूस वेज फिल्टर है तो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कॉन्टिन्यूस सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ की बाय यूजिंग अ स्पेसर फिल्म ऑफ ग्रेडेड थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सिंगल बीम एब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट। जो सिंगल बीम है तो उसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन है, टंगस्टन बल्ब इज यूज्ड एज अ सोर्स। बीम splitter is used to get parallel beam. सी ऑप्शन है, टेस्ट ट्यूब इज यूज्ड एज अ सैंपल होल्डर। और लास्ट ऑप्शन है, फोटोवोल्टिक सेल एज अ डिटेक्टर। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, हमने फॉल्स स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि बीम सप्लीटर इज यूज टू गेट पैरेलल बीम। अब सिंगल बीम है तो सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट में एक ही बीम होती है, एक ही बीम को यूज़ किया जाता है। इस वजह से जो बीम सप्लीटर हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है इस ये कंपोजिशन डिटेक्शन के लिए नहीं है। कैलोरीमीटर इज नॉट यूज टू डिटर्मिनेशन कंपोजिशन। इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड, इसकी जो एप्लीकेशन है वो पेंट्स, डाइज, इंक्स, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक के हवाले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन फोटोमीटर्स द रीडिंग्स ऑफ द स्पेसिमेन आर इनिशियली ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो फोटोमीटर में जो रीडिंग आती है वो बेसिकली ट्रांसमिटेंस की होती है। अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ रेडिएशन जो कि सैंपल ने एब्जॉर्व कर ली हैं, तो बाकी सारी रेडिएशन कहाँ जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं, डिटेक्टर तक चली जाती हैं। इस वजह से डिटेक्टर उन्हीं को ही डिटेक्ट करेगा जो डिटेक्टर ने रिसीव की है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, ट्रांसमिटेड बीम जो है ये मेजर की जाती है बाय द डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ बीम सप्लीटर इन द डबल बीम फोटोमीटर और कैलोरीमीटर। जो डबल बीम है इसमें बीम सप्लीटर का क्या काम है, क्या रोल है। तो इसमें ऑप्शन जरा देखिएगा, सप्लिट्स द बीम इनटू टू इक्वल इंटेंसिटी बीम्स, split the beam in such a way that the sample beam has higher intensity, split the beam in such a way that a reference beam has higher intensity, merge two equal intensity beam into a single beam। तो ये तो बहुत आसान है। इसका करेक्ट आंसर है कि जो बीम सप्लीटर है वो स्प्लिट करता है इनटू टू इक्वल इंटेंसिटी बीम्स, और वो दो बीम जो हैं फिर एक बीम पास होती है थ्रू सैंपल और दूसरी बीम पास होती है थ्रू रेफरेंस। तो वन बीम passes through the sample and the other passes through the reference, and the beam splitter split the beam into two equal intensity beams। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स यूज इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा सोर्स यूज होता है, ठीक है, दैट इज द टंगस्टन लैंप। अब टंगस्टन लैंप जो है ये सोर्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इट इज़ अ सोर्स यूज्ड इन यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में टंगस्टन लैंप यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस रेडिएशन इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेसिकली जो स्पीड ऑफ लाइट है वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी और पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब वेवलेंथ, वोल्टेज, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। तो वोल्टेज जो है इज नॉट अ प्रॉपर्टी और पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वोल्टेज जो है ये पैरामीटर नहीं है, बाकी सभी पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उस हवाले से फॉल्स स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो गिवन ऑप्शन में से जो बी ऑप्शन है कि एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। शॉर्टर वेवलेंथ जो है कॉरिस्पॉन्ड टू हायर एनर्जी और एंड लॉन्गर वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्ड टू लोअर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन फ्लेम एमिशन फोटोमीटर्स द मेजरमेंट ऑफ डैश इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब यहाँ आपने याद देखना है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए पूछा है, ठीक है, और फ्लेम एमिशन फोटोमीटर है। तो फ्लेम एमिशन फोटोमीटर में क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो मेजरमेंट है दैट इज द कलर एंड वेवलेंथ ऑफ द फ्लेम आर यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो फ्लेम एमिशन है उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। और लास्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द लैमिनर फ्लो बर्नर यूज्ड इन फ्लेम फोटोमीट्री। फ्लेम फोटोमीट्री में जो लैमिनर फ्लो बर्नर यूज़ किया जाता है, तो गिवन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉइजलेस, स्टेबल फ्लेम फॉर एनालिसिस, एफिशिएंट एटोमाइजेशन ऑफ सैंपल, या फिर सैंपल कॉन्टेनिंग 2 और मोर सॉल्वेंट्स कैन बी बर्न्ड एफिशिएंटली। तो इसका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि जो सैंपल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट्स हों कैन बी बर्न एफिशिएंटली, वो एफिशिएंटली बर्न नहीं होते। यहाँ जरा देखिएगा लैमिनर फ्लो बर्नर जो हैं ये एफिशिएंट हैं, लेकिन ये एफिशिएंटली बर्न नहीं करते सैंपल्स को जिसमें मल्टीपल सॉल्वेंट्स हों। सो लैमिनर फ्लो बर्नर विच thoroughly mix fuel, oxidant and sample before reaching the burner। बेसिकली ये जो लैमिनर फ्लो है इसमें क्या होता है कि फ्यूल, ऑक्सीडेंट और सैंपल इनको थॉरोली मिक्स किया जाता है और उसके बाद जो है बर्नर तक पहुंचता है। और ये जो लैमिनर फ्लो बर्नर है इनको पेरीमिक्स बर्नर भी कहा जाता है, प्री मिक्स बर्नर, सॉरी, प्री मिक्स बर्नर भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा।